हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप लोगों ने अपना सीटेट का फॉर्म भी फिल कर दिया होगा, जिसका एग्जाम आपका 15 दिसंबर को है। अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दीजिए, अगर आपको अपने पास में ही एग्जाम सेंटर चाहिए तो ठीक है। अदरवाइज वहाँ पर जो भी सीट्स होंगी वो फिल हो जाएंगी, फिर आपको थोड़ा दूर जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। ओके, एंड फॉर्म फिलअप करने से पहले एक वीडियो जरूर देख लेना। मैंने कल परसों आई थिंक वीडियो बनाया था, जिसमें आपको मैंने बताया कि कौन सी मिस्टेक्स फॉर्म फिल करते टाइम आपको नहीं करनी है, ठीक है। एंड अगर आपको लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 समझ नहीं आ रहा है तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दिया है छोटा सा, ठीक है। तो वहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको, ठीक है। सो आज की वीडियो में जैसा कि थंबनेल देख करके आप समझ चुके होंगे, मैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 की जो है कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाली हूँ आपको, ठीक है। उससे पहले मैं छोटा सा बता देती हूँ आपको कि एक्चुअली में कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे जो भी लोग न्यू हो उनको एक आइडिया हो जाए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या रहता है। तो जो मैथ्स पेपर 2 है आपका, ये सीटेट पेपर 2 में आपका जो है 30 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसमें से 10 मार्क्स की आपकी मैथ की पेडागोजी रहती है और 20 मार्क्स के जो है आपके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन रहते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन ही आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने वाले जो क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे वो सिर्फ 20 क्वेश्चन होंगे। बाकी के ये जो क्वेश्चन हैं ये आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड होंगे, आपको पढ़ करके पेडागोजी रहेगी, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको जो सही लग रहा है वो आपको वहाँ पर बताना होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पर जो है आज की वीडियो में ओनली ये 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन हम नहीं देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड इन द एंड ऑफ वीडियो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जो है एक अच्छी यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन भी दूंगी, ठीक है, मैथ्स पेपर 2 से रिलेटेड। तो आज आपकी इस वीडियो में मैथ्स पेपर 2 से रिलेटेड बिल्कुल टेंशन यहाँ पर खत्म हो जाएगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले बता दूँ, ये जो आपका पेपर है ये प्रीवियस ईयर पेपर अभी जो रिसेंटली हुआ है ना आपका, वही पेपर है। सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें करवाने वाली हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया था, किसी बहुफलकी के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याएं आपको दे रखी हैं 7, 15 और x। फलक मतलब फेसेस, किनारे मतलब एजेस और शीर्ष का मतलब होता है यहाँ पर वर्टेक्स, ये आपको दे रखे हैं। तब आपसे पूछा गया है 2f + 3e - 4x। तो देखिए हम इसकी वैल्यू कब निकाल पाएंगे, जब हमें f की वैल्यू पता हो, e की वैल्यू पता हो, x की वैल्यू पता हो, है ना। तो हम जो है x, e और f की वैल्यू ये जो हमें गिवन है ना, यहाँ से निकालेंगे। तो हमें f कितना दे रखा है, f हमें दे रखा है 7 और e हमें कितना दे रखा है, e हमें दे रखा है 15 एंड v हमें कितना दे रखा है, x दे रखा है, ठीक। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होता है वो आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं आयलर्स फार्मूला। तो ये क्या होता है आपका, f + v = e + 2। याद रखिए, अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आयलर्स फार्मूला। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। तो f आपको कितना है 7, v कितना है आपका x, v की वैल्यू x है, e कितना है 15, 15 + 2। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, x = 5, 15 2 आपका हो गया 17 और ये 7 आपका इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 17 - 7 ये आपका हो गया 10, यानी x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10 और f और e हमें पहले से दे रखे हैं। तो अब हम इसमें जो है वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 2 × f की वैल्यू कितनी है 7 + 3 × e की वैल्यू कितनी है 15 - 4 × x की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी 10, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 दूनी आपका हो गया 14 + 15 3 आपका होता है 45 - 10 जो कि आपका होता है 40। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45 और 4 आपका हो जाएगा 49, 10 आपका 59 में से आपको 40 माइनस करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 19, ठीक है। सो 19 ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 19, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक, तो ये किसी स्टूडेंट द्वारा कुछ अंक प्राप्त किए गए हैं 36, 37, 31, 42 अलग अलग सब्जेक्ट में जो है उसने इतने मार्क्स प्राप्त किए हैं, ठीक है। इन आंकड़ों के माध्य और परिसर का अंतर ज्ञात करना है आपको, यानी कि आपको ये जो नंबर्स दे रखे हैं इनका मीन निकालना है और परिसर का मतलब यहाँ पर रेंज होता है, रेंज निकालना है और फिर उन दोनों का अंतर निकालना है, यानी कि मीन और परिसर, यानी मीन और रेंज निकालने के बाद मीन में से रेंज को माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को समझना होती है, अदरवाइज बहुत से लोग क्या करेंगे यहाँ पर जो है मीन पर जो रेंज निकाल करके ये कहेंगे कि अब क्या करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालना है इन दोनों का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर रेंज निकालते हैं। तो देखिए रेंज के लिए आपको क्या करना होता है, बहुत सिंपल है। ये जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं इसमें सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं ना उसमें ये देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पर आपको 42 दिख रहा है मुझे, ठीक है। इससे बड़ा यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 42। सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटी नंबर को घटा देना। तो सबसे छोटी नंबर यहाँ पर कौन सी है, तो सबसे छोटी नंबर आपके यहाँ पर 17 है, ठीक है। तो 42 में से हम जो है 17 को माइनस कर देंगे तो हमारी रेंज हमें मिल जाएगी। तो 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी कि रेंज यानी परिसर हमारा आ गया 25। अब हमें मीन और निकालना है। तो अब समझिए मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन भी आपका बहुत ईजी होता है, जो आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, औसत निकालने का, सभी संख्याओं को जोड़ना और जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग देना, बिल्कुल वही मीन और एवरेज आपका सेम फॉर्मूला होता है, एक ही तरीका होता है, ठीक है। सो
क्या करेंगे हम, जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं उन जो भी डिजिट्स हमें दे रखी हैं उन सभी संख्याओं के हम जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ करके ऊपर लिखेंगे और जितनी संख्याएं हैं उससे हम भाग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कितनी संख्याएं ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 संख्याएं हैं। तो 12 से हम यहाँ पर भाग करेंगे और इन सभी को जोड़ेंगे। तो ये आपका यहाँ पर देखिए जोड़ने पर आ जाएगा आपका 366, ठीक है। अब 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 12 कम 12 24, 12 3 36, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जाएगा 3 बार, ठीक। फिर आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा और 12 पंजे आपका हो जाएगा 60, यानी कि ये आपका 30.5 आपका क्या आ गया, मीन आ गया और ये आपका रेंज आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर बड़ा कौन सा है आपका, यहाँ पर बड़ा है आपका यहाँ पर 30.5 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 5, 10 में से 5 के 5, तो 5.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5.5 हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि बहुत ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी है। यहाँ पर देखिए आपको ये दे रखा है, इसका मान आपको निकालना है, यानी कि इसको फाइनली आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² माइनस b² बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। कुछ नहीं करना, बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगा देना है। हमने मान लिया कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू हम इसको a मानेंगे और ये जो इसके बगल में वैल्यू दे रखी है हम इसको b मानेंगे और यही फॉर्मूला इस पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए इस पर भी स्क्वायर है तो ये a² हो गया, इस पर भी स्क्वायर तो माइनस का b², यही फॉर्मूला अब हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो चलिए ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो पहले हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a पहले लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी, तो b कितनी, b है आपका a माइनस बी माइनस सी। एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट में लगा देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। दूसरे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, तो पहले हम a लिखेंगे प्लस b लिखेंगे तो a माइनस बी माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू कट रही है उसको काट दीजिए, अपॉन में हमारा b माइनस ए है, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, ओके। सो यहाँ पर देखिए आपका कुछ कट रहा है तो उसको काट दीजिए कि c से आपका यहाँ पर c कट जाएगा और आपका कुछ भी नहीं कट रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी प्लस सी है, a माइनस बी प्लस सी है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का भी हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का सी हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ कट रहा है, देखिए b से b कट जाएगा, ठीक है, और a से आपका a कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2c बचा आपके पास, यहाँ पर क्या बचा 2c बचा और यहाँ पर क्या बचा था 2a माइनस 2b इंटू 2a माइनस का 2b और नीचे हमारा क्या है, अब हम उसको लिख लेते हैं b माइनस ए। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हम लिख देंगे 2c इंटू, देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, माइनस का अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लूँ तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और नीचे b माइनस ए है तो b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का 4c, 2 दूनी 4, माइनस है और c भी है आपका, ठीक है। तो माइनस का 4c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखी है इसके इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो हमें p प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। p प्लस क्यू की वैल्यू के लिए हमें p और q की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तभी हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो p और q की वैल्यू जो हमें ये दे रखा है ना, इसकी हेल्प से जो हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। आप अगर चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है, और 5 का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो -14 इक्वल्स टू इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड अगर आप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना भी लॉन्ग नहीं होगा, लेकिन आपका टाइम टेकिंग है ये, ठीक है। इसमें आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में। आंसर इससे भी आ जाएगा, ठीक है। जो मैं तरीका बता रही हूँ वो सुनिए। यहाँ पर देखिए 2x प्लस 5 है, यहाँ पर भी 2x प्लस 5 है, तो मैं क्या करती हूँ, इस वैल्यू को मान लेती हूँ, ठीक है। तो 2x प्लस 5 बराबर मैंने यहाँ पर मान लिया z, ठीक है। एक्स वाई इसमें ऑलरेडी है तो मैंने इसको z मान लिया है, ठीक। अब 2x प्लस 5 की जगह हम z रखेंगे तो यहाँ पर z स्क्वायर हो जाएगा -5, यहाँ पर ये माइनस का 5z और माइनस का 14। अब हम देखिए मैंने सिर्फ लेफ्ट साइड ली है, राइट साइड को हम बाद में देखेंगे, ठीक। तो पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी z की 2 वैल्यूज आएंगी, देखिए यहाँ पर z स्क्वायर माइनस यहाँ पर इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 7z, 7 और 2, ठीक है, माइनस का 7z प्लस का आपका आ जाएगा 2z माइनस का 14। यहाँ से देखिए z कॉमन लेंगे तो z कॉमन लेंगे, z माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे प्लस का तो ये आपका z माइनस 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी z की 2 वैल्यूज हमें मिलेंगी, एक तो हमें मिलेगा z प्लस 2, ठीक है, और दूसरा जो हमें मिलेगा यहाँ पर मिलेगा z माइनस 7, यानी कि z की 2 वैल्यूज मिली, एक z इक्वल्स टू 2 और दूसरा मिला हमें z इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो अब हमने z बराबर क्या माना था 2x प्लस 5y, वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं z प्लस 2 में और z माइनस 7 में। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना ईजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने z बराबर माना था 2x प्लस 5y, ठीक है, हमारा निकल के ये आया है z माइनस 7, z माइनस 7 और z प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, ये आपको हो जाएगा 2x प्लस 5y माइनस का 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x, z की वैल्यू रख दो 2x प्लस 5y प्लस का 2, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू में जो वैल्यू है उसको भी लिख लेते हैं। तो इक्वल्स टू हमारा क्या है यहाँ पर 2x प्लस 5y प्लस p, दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास है 2x प्लस 5y
प्लस क्यू। अब देखो कितना ईजी क्वेश्चन यहाँ पर हो चुका है। ये पहले वाला जो ब्रैकेट है ना, इसको पहले वाले ब्रैकेट से कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x + 5/-7 बराबर में हम रखेंगे 2x + 5 बराबर प्लस p, ठीक है। तो p इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ओके, ऐसे ही हम देखिए यहाँ पर रखेंगे 2x + 5/+2 बराबर 2x + 5/+q। तो q बराबर आपका 2 आ जाएगा और p बराबर आपका माइनस का 7 आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें अपना जो आंसर है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास p इक्वल्स टू 7 है और q इक्वल्स टू यहाँ पर 2 है। p इक्वल्स टू 7 है और q इक्वल्स टू आपका यहाँ पर माइनस का 2 है। दोनों को ऐड कर दो तो 7 - 2 ये आपका आ जाएगा 5। 7 आई थिंक 7 आपका माइनस का था, हाँ, माइनस का 7 था और ये प्लस का 2 था, ठीक है। तो माइनस का 7 प्लस का 2 साथ में से 2 गया, माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यापारी 12 पंखे 24,000 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो जिस मूल्य में हम किसी चीज़ को खरीदते हैं वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जिसको हम शॉर्ट में सीपीवी लिख देते हैं। तो 12 पंखे का हम यहाँ पे मूल्य की बात करें तो वो आपका कितना है, 24,000। वह प्रत्येक पंखे को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है। अंकित करता है मतलब मार्केट प्राइस, ठीक है। जैसे आपने कोई चीज़ 10 रुपये की खरीदी और उस पर जो है अपने जो प्राइस है उसको लिख दिया 20, ऐसे ही इन्होंने किया है। 24,000 में खरीद करके उसको 25% ज़्यादा अंकित कर दिया। तो 24,000 का 25% अधिक हम निकालेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए पहले हम लिखेंगे 24,000, ठीक है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, 25% अधिक अंकित किया है, ठीक है। तो अधिक का मतलब क्या हो गया, 125/100। देखो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, ठीक है। तो 100 में 25 अधिक अंकित किया है, ठीक है। 100 में 25 अधिक, तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125/100, ठीक है। तो कितना अंकित किया, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए 24 पंजे आपका होता है 120, तो ये आपका यहाँ पर 0 और फिर आपका यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर अगेन आपका 0 आएगा, फिर ये अगेन 0 आएगा 3, ठीक है। तो 30,000 रुपये उसने देखो खरीदा, उसने 24,000 में था, लेकिन उस पर जो सारे पंखे हैं उन पर उसने प्राइस कितना कर दिया है, 30,000 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि वह अगर सभी पंखों को 10% का डिस्काउंट दे दे, यानी कि इस पर वो 10% का डिस्काउंट दे देता है, तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, उसको लाभ कितने का होगा। देखिए खरीदी उसने 24,000 की थी, 30,000 उसने उस पर लिख दिया है, ठीक है। और लिखने के बाद उस पर 10% का डिस्काउंट दिया है, तो 10% मतलब 100, ठीक है। 2 जीरो आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि उसने क्या किया है, 3,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो चीज़ थी हमारी वो कितने की थी, 30,000 की, ठीक है। 30,000 उसने अंकित की थी, 3,000 का उसने डिस्काउंट दे दिया, यानी कि अब उसके पास जो पैसा बचा है वो कितना बचा है, 27,000, ठीक। तो 27,000 में वो क्या करेगा, चीज़ को बेचेगा। खरीदी उसने 24,000 की थी, 27,000 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ है, आप खुद बताओ। 3,000 उसको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। तो 3,000 का उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट वेस्ट है, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि जो गलत है उसको हमें ढूंढना है, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, व्यंजक x² + 10x + 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना, लेकिन हमें तो गलत ढूंढना है, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होगे इसको तो और सरल किया जा सकता है, इसके फैक्टर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टर निकाल सकते हो आप, लेकिन इसको और किसी तरीके से आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, और इसको सरल नहीं कर सकते हो, तो ये तो आपका सही है। दूसरा, समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है ना, तो ये भी आपको सही है, हमें गलत ढूंढना है। नेक्स्ट है 3 + 4 × 5 एक गणितीय व्यंजक नहीं है, तो यही आपका गलत है। देखिए 3 + 4 × 5 आपका एक गणितीय व्यंजक है। गणितीय व्यंजक मतलब आपके कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, तो वो हमारा व्यंजक ही होता है। ये कह रहे हैं नहीं है, तो यही हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लास्ट वाला ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं, गुणन की संक्रियाएं गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती हैं, तो बिल्कुल की जा सकती हैं, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर सही है, मतलब ये जो नंबर्स हैं इनमें मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो ये सही बात है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। लेकिन हमें गलत पूछा था ना, तो ऑप्शन नंबर 3 गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर क्या है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा AB पर M एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AM = BM = CM। तो हम क्या करते हैं, पहले एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेती हूँ ABC, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है आपको टफ लगते हो, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊंगी ना उस तरीके से अगर आप करते हैं, कुछ एक तो रूल ही आपको पता होना चाहिए, आप क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ABC एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है। हमसे क्या कहा जा रहा है कि AB पर एक बिंदु M है, तो ये हमारी AB भुजा है, तो हमने यहाँ पर एक बिंदु M ले लिया, ठीक है। इस प्रकार है कि AM बराबर है BM का, यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो AM बराबर है BM के और CM के, यानी कि ये भी बराबर है, ये तीनों बराबर हैं आपस में। यदि कोण A और B क्रम से x और 70 है, यानी कि एंगल A, यानी कि ये वाला एंगल हमको x दे रखा है और ये वाला एंगल जो है हमें 70 दे रखा है, ठीक। पूछा क्या है, 3x + 25 डिग्री का मान बताइए। अब यहाँ पर देखिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम इसकी वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर 2 चीज़ आपको मैं बता रही हूँ, वो आपको ध्यान से सुननी है। पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि त्रिभुज के जो तीनों एंगल होते हैं, तीनों कोण होते हैं, उनका योग आपका 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, कौन सा, समद्विबाहु। समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 साइड्स
इक्वल होती है, यानी कि जिसकी 2 भुजाएँ बराबर होती हैं, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है? तो समद्विबाहु त्रिभुज की जो बराबर भुजाएँ होती हैं, उनके सामने वाले जो कोण होते हैं, वो भी बराबर होते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर ट्रायंगल बीसीएम, यानी कि इतने एंगल की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर ट्रायंगल बीसी और एम, इस वाले एंगल की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखिए ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है। इसके सामने कौन-सा एंगल है? एंगल बी, और इस वाली साइड के सामने कौन-सा एंगल है? सी। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक है? तो ये जो 2 स्टेटमेंट मैंने आपको बताए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, ठीक? वैसे भी जितने क्वेश्चन्स करवा रही हूँ, हर साल क्वेश्चन आपके रिपीट ही होते हैं, ठीक? तो अभी इसको फिलहाल सॉल्व करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर देखिए आपका हमें निकालना क्या है? हमें ये वाला एक्स यानी कि एंगल ए निकालना है, ओके? सो पहले हम इसमें काम करते हैं ट्रायंगल बीसीएम में, ठीक है? तो यहाँ हम देखें तो ये वाला एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अभी भी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, ठीक? अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 70 है, ये 70 है, ये वाला हम इजीली निकाल लेंगे, है ना? देखिए यहाँ अगर मैं इसको x मान लेती हूँ, एंगल एम को मैंने यहाँ पर x मान लिया, ठीक है? तो x प्लस 70 आपका 140 और ये आपका बराबर में हो जाएगा 180। अभी बताया ना त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 180 में से 140 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 40 डिग्री, ठीक है? तो x यानी कि ये वाला एंगल आया है हमारा एंगल एम, x बराबर यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? मैंने गलत मान लिया, इसको बाई मान लेते हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ एंगल एम, ठीक है? तो ये हमारा 40 आ गया। अब ये एंगल 40 है, ठीक है? और देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पर बता देती हूँ, वो भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी हमारी एक रेखा होती है, ठीक है? इसको हम ऋजुरेखीय कोण भी कहते हैं। तो ये हमारा इस पर जो पूरा एंगल बनता है, इसको हम 180 डिग्री कहते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये पूरी एक लाइन है, ठीक है? ये आधा पार्ट हमें इसका पता है, जो हमारा 40 है। अब ये वाला पार्ट हमें निकालना है, तो 180 में से हम 40 माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा। तो 180 माइनस का 40, ये कितना आ जाएगा? 0, 8 में से 4 गया तो ये वाला एंगल हमें मिल गया है 120, ठीक है? 120 मिल गया ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में, ठीक? अब यहाँ पर देखिए ये वाला 120 है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो इस साइड के सामने ये वाला एंगल है, इस साइड के सामने ये वाला, यानी ये x है तो ये भी x होगा, है ना? और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। फिर से वही प्रॉपर्टी आपको लगा देनी है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस x 2x हो जाएगा, और ये आपका 120 बराबर में आपका हो जाएगा 180। ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर 180 में से 120 घटाओगे तो ये आपका 60 आ जाएगा। 2 से ही आपका कट गया 30 वाला, यानी x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, अब हमें ये वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो 3 × 30 + 25, ठीक? अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 30 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा। 90 + 25, तो ये आपका हो गया 90, 100, 110, ये आपका 115, ठीक है? सो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भिन्न आपको दे रखी हैं, ठीक है? इनमें बताना है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग कितना है। यानी कि इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न देखनी है और फिर उन दोनों को जोड़ना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊँगी कि जो भिन्न आपको दे रखी है ना, उनको डिवाइड कर लीजिए, बहुत सरल हो जाता है। जैसे 7/6 है, ठीक है? तो पहले 7 का 6 में डिवाइड करेंगे, तो देखिए इसको आप ओरली कर सकते हो, कोई ज़्यादा झमेला करने की जरूरत नहीं। तो पॉइंट लगाएंगे 0 पॉइंट, ठीक है? तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पर ये आपका 0 आ जाएगा, 7 × 8 = 56, यानी 0.8 आ गया लगभग, ठीक है? 0.8, तो इसको पहला वाला ऐसे लिख रहने देते हैं, ठीक है? दूसरी हमारी फ्रैक्शन क्या है? 2 सही 3/5, ठीक? इसको हमें सरल करना है। ये हमारी क्या है? एक मिश्रित भिन्न है, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब हमें इसको चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 10, ऊपर वाली वैल्यू को हम जोड़ देते हैं, तो 3 13, 10 और 3 13, हम इसको लिखते हैं 13/5। तो अब देखिए 5 का 13 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, ठीक है? ये आपका बचा 3, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 5 6 30, यानी कि ये हमारा आ गया 2.6। तो हमें बस ये याद रखना है, ठीक है? फिर हम इजीली इसमें से बड़ी और छोटी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है? तो एक एक पॉइंट तक आप निकाल लीजिए बस। 8 का 3 में डिवाइड करेंगे तो ये आपका पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, 8 3 24, ये 0.3 लगभग आ गया, ठीक है? इसको निकालेंगे आप यहाँ पर 15 दूनी, देखिए फिर से वही आ गया, तो 15 दूनी 30, 30 में 8 जोड़ेंगे 38, यानी कि 15 का हमें क्या करना है? 38 में डिवाइड करना है, ठीक? तो ये 15 दूनी 30, ये आपको बचा यहाँ पर 8, ठीक? पॉइंट लगाएंगे, ठीक है? और यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 15 चिक्की 90 होता है, 15 15 75, ये आपका 2.5 आ जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दिख रही है? 2.5 ये है, ये 0.3 है, ये 0.8 है, ये 2.6 है, तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी ये वाली है। कौन सी? 5/13 वाली, ठीक है? यानी कि ये वाली है। पहली दूसरी हमने क्रम से किया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है? तो ये वाली आपकी सबसे बड़ी है और सबसे छोटी कौन सी? देखिए 0.3, ये आपकी सबसे छोटी है, थर्ड वाली 3/8। इन दोनों को बस हमें जोड़ना है और कुछ नहीं करना है, तो जोड़ लेते हैं इन दोनों को, ठीक है? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 दूनी 10, 3 13, 13/5 प्लस 3/8, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 पंजे 40, ठीक है? 13 8 आपका होता है 104, 5 3 आपका होता है 15, ठीक? ऐड करेंगे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा? 5 4 9 1, 119/40, ठीक? अब देखिए आप लोग बोल रहे हो कि यहाँ पर तो ऐसा कोई आंसर है ही नहीं। अब आपको इसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करते हैं? 40 को 119 में डिवाइड कर दीजिए, तो 40 से 119 में हम भाग दे देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 2 बार जाएगा, 40 दूनी 80, ठीक? ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको बचेगा 39। तो इसको हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 सही 39/40, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, दो संख्याओं का रेशियो यानी कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 3 और 7, उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम दे रखा है 630। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें एलसीएम दे रखा है और दो संख्याओं का रेशियो भी दे रखा है ना। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का अगर मैं एलसीएम देखूँ तो क्या हो जाएगा, 7 और 3 का एलसीएम 21 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने संख्या x मान ली है, तो 7 3 आपका क्या हो जाएगा 21x बराबर में आपका हो जाएगा 630। ठीक, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 21 3 63 और ये 0। ठीक है, तो x बराबर 30 आ गया, तो यहाँ पर 30 रखेंगे तो पहली संख्या क्या आ जाएगी 30 3 90, मैंने पहली संख्या आपको a मान लिया। ठीक है, दूसरी संख्या b क्या आ जाएगी, 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 7 या 21 210। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग निकालना है। तो एलसीएम तो हमारे पास है, हमें एचसीएफ और निकालना है। अब देखिए यहाँ पर 90 का और 210 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने का बहुत ईजी है, देखिए 90 को हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका कितना आ जाएगा 3 3 9, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, अब इसको 3 से काट देंगे 10 बार कट जाएगा, ये हम इसको 5 से काट देंगे 2 बार कट जाएगा, फिर 2 से काट देंगे 1 बार कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आया है 3 3 5 2। अब 210 का भी यहीं पर कर लेते हैं क्योंकि हमें इसमें कॉमन देखना होगा। ठीक है, सो पहले 3 से काटेंगे इसको, 3 7 21 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे इसको, तो 2 से आपका कट जाएगा यहाँ पर ये 35 बार, और 5 से कट जाएगा आपका 7 बार, और फिर ये 7 से कट जाएगा 1 बार। ठीक, अभी देखो इन दोनों में कॉमन क्या, देखिए एक 3 कॉमन है। ठीक, एक आपका देखिए 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 कॉमन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दिया 30, यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया, ये हो गया आपका 30, है ना। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया 30 आ गया, और एलसीएम हमें कितना दे रखा है 630 दे रखा है। इन दोनों को जोड़ना है बस। ठीक है, तो 630 में 30 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 690। ठीक है, सॉरी 660। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल का आपको क्षेत्रफल एरिया दे रखा है 240। तो एरिया हमारे पास क्या है, एरिया हमारे पास दे रखा है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि कर्ण के अतिरिक्त इसकी एक भुजा 30 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसकी एक जो है एंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ ए बी सी, इसका कोई नाम हो गया। ठीक है, और मैं इसकी एक भुजा एक साइड भी दे रखी है जो 30 सेंटीमीटर है, लेकिन वो क्या है कर्ण के अतिरिक्त, यानी कर्ण नहीं होना चाहिए, डायगोनल नहीं होना चाहिए, या तो ये हो सकती है या फिर ये हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको अपनी अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। ठीक है, हम देखिए हमको पता है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट हमारे एरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज़ हमें पता है तो हम इसको 30 को या तो हम बी में रखें या हम एच में रखें, एक वैल्यू हमें फाइनली यहाँ पर निकालनी है। ठीक, तो मैं मानती हूँ कि हमें यहाँ पर ये मैं मान लेती हूँ बी सी हमें यहाँ पर 30 दे रखा है, एच हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1/2 बी इंटू एच ये हमारा एरिया का फॉर्मूला है। एरिया हमें ऑलरेडी 240 दे रखा है, तो हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए बी की जगह मैं यहाँ 30 रख देती हूँ। ठीक, 2 से 30 कट जाएगा आपका 15 बार, और 15 से 240 आपका कितना कट जाएगा 15 एकम 15। ठीक, 15 छिक्के 90, यानी कि एच बराबर आपका आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 16। ठीक है, अब कर्ण हम इजीली निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर, तो देखिए 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256। ठीक है, प्लस बी सी का स्क्वायर 30 का स्क्वायर आपका होता है 900। ठीक है, अब इन दोनों को हम करेंगे ऐड, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1156। ये हमारा आ गया ए सी स्क्वायर। ठीक है, और ए सी अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1156, और 1156 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका होता है 34 का। ठीक है, तो ए सी इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 34। तो ये वाली वैल्यू हमें मिल गई 34। हमसे पूछा क्या है, त्रिभुज का परिमाप बताइए। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स जो हमें दे रखी है ना, बस इनको जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो 30 और 30 60, 60 और 4 आपका 64 हो गया, 64 और 6 आपका यहाँ पर 70, 70 और 10 आपका 80। तो 80 सेंटीमीटर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए निवेश की गई एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3267 रुपये हो जाती है। जब भी कोई राशि 3267 रुपये हो जाती है, इसका मतलब हमारा क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। ठीक है, समान राशि पर समान दर से 2 सही 1/2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो देखिए हमें अगर साधारण ब्याज निकालना है तो हमें सबसे पहले यहाँ पर प्रिंसिपल पता होना चाहिए, यानी कि मूलधन पता होना चाहिए कि हमने कितनी राशि जो है उधार दी थी। ठीक है, कितनी राशि हमने जो है ब्याज पर दी थी। हमें तो ये क्या दिया है, ये हमें ब्याज भी है, ये हमें मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, यानी कि ये हमारा इसमें मूलधन भी है और इसमें हमारी ब्याज भी है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ से क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का ए हमारा यहाँ पर क्या है, अमाउंट, मिश्रधन है। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू होता है आपका P1 + R/100⁴ n। ठीक है, अब n यहाँ पर क्या होता है, n आपका यहाँ टाइम होता है, 2 साल के लिए दिया है तो n बराबर 2 रखेंगे। r क्या होता है, r आपकी रेट होती है, दर होती है, तो 10% वार्षिक दर से है तो r की जगह हम 10 रखेंगे। और अमाउंट हमारा 3267 दे रखा है, और p की वैल्यू हम यानी कि प्रिंसिपल मूलधन हमें निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं 3267 बराबर p कितना है हमारा हमें निकालना है। ठीक, 1 + r की वैल्यू 10 है, 10/100, 100 की पावर n की कितनी वैल्यू है 2। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से कम 10, 10 और 1 11, तो ये कितना हो जाएगा 11/10।
11/10 का स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे 3267 बराबर P इंटू ये आपका हो जाएगा 11/10 गुणा 11/10। अब देखिए हम इसको काट देते हैं 11 से, तो 11 से हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर हम इसको काटेंगे तो पहले तो ये आपका जाएगा यहाँ पर 11 दूनी 22, ठीक है। फिर आपका ये कितनी बार जाएगा 11 दूनी 22, फिर आपका 9 बार जाएगा, 11 7 77 7 बार जाएगा। फिर 11 से इसको एक बार और काट देते हैं तो यहाँ आपका 11 दूनी 22 और फिर 11 7 77, ठीक है। तो ये आपका 27 हो गया इधर और ये आपका P/100 इधर बचा, तो ये आपका 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो ये आपका हो जाएगा 27 गुणा 100, यानी कि मूलधन हमें मिल गया है 2700, ठीक। अब क्वेश्चन हमारा इजी हो चुका है। अब हमें जस्ट मूलधन लगा करके साधारण ब्याज निकालनी है, ठीक है। तो हमारा मूलधन हमने निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपने साधारण ब्याज का, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में हम इसको ऐसा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P यानी कि मूलधन इंटू R यानी कि रेट इंटू T यानी कि समय अपॉन में 100, ठीक है। तो मूलधन हमारा कितना निकला था, अभी हमने निकाला है 2700। रेट कितनी है यहाँ पर 10%, वही देखिए लिखी है ना, समान राशि पर समान दर से, ठीक है। तो रेट हमारी वही होनी चाहिए जो पहले थी। तो 10 इंटू T, टाइम कितना है 2 सही 1/2 साल, यानी कि 2.5 साल हो गया। 2.5 को हम 2.5 लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आपका हो जाएगा ये 100, 2.5 है ये, ठीक। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो एक नीचे जीरो आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 गया, ये वाले 0 से ये 0 गया। 27 का 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो 25 सत्ते आपका होता है 175 और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 675, ठीक। तो ये हमें निकालना था साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 और 500 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं 3, 5 और 7 से विभाज्य हैं। यानी कि हमें 1 और 500 के बीच वो सभी संख्याएं बतानी हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3, 5, 7 से विभाज्य हैं। तो 3, 5 और 7 से विभाज्य होने वाली, पहले हम ये देखेंगे कि इसका एलसीएम क्या है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 5 7, फिर 5 से जाएगा 5 एकम 5 7 और फिर 7 से जाएगा तो 7 7 या 21, 21 पंजे 105, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या हो गया 105, ठीक है। तो अब हमें देखिए बहुत सिंपल हो गया। अभी हम यहाँ पर देखिए अलग अलग देखते हैं 3 से डिवाइड होने वाली, 5 से डिवाइड होने वाली, 7 से, तो बहुत आप कर भी नहीं पाते, बहुत लॉन्ग हो जाता है ना। तो हमें क्या करना है, जस्ट इसका एलसीएम लेना है, यानी कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 7 से भी कट जाए। तो यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें निकालना है कि इन तीनों से कट जाए। तो इन तीनों का एलसीएम है हमारा 105। अब हम सिंपल ये देख लेंगे कि 105 से कितनी संख्या विभाज्य हो रही है। तो 105 से कितनी संख्या विभाज्य हो रही है, तो 105 गुणा 1 कितना होता है 105, ठीक है। 105 गुणा 2 कितना होता है 2 पंजे 10 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 21, ठीक है। 105 गुणा 3 कितना होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 315। 105 गुणा 4 कितना होता है, तो ये आपका हो जाएगा 420, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे 105 गुणा 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 525। अब बस यहीं पर रुक जाना है क्योंकि हमसे कहा था 1 और 500 के बीच कितनी संख्या आती हैं। ये तो ज़्यादा निकल गया 105 से, है ना। तो 105 से सिर्फ 4 ही संख्या विभाजित होंगी, एक 105, दूसरी 210, तीसरी 315 और चौथी आपकी 420। तो केवल 4 ही संख्या ऐसी हैं जिससे डिवाइड हो रही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आशा करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया दोबारा देख लीजिए, और या फिर अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद किया जाता है। तो 2 समांतर रेखाएं कैसी होती हैं, जो आपस में बराबर दूरी पर होती हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। तो मैंने ये यहाँ पर 2 समांतर रेखा यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, ठीक है। इसको हटा देती हूँ अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन होगा। और तिर्यक रेखा क्या होती है, जो इन दोनों को काटती है, तिरछी रेखा जो होती है, ठीक है। इस रेखा के एक ही ओर बनने वाले आपको 2 आंतरिक कोण दे रखे हैं। तो आंतरिक कोण यानी कि इसके अंदर होंगे, एक ही ओर है, यानी कि ये एक एंगल इधर होगा, एक एंगल इधर होगा। एक ही ओर का मतलब है एक ही साइड है, ऐसा नहीं है कि एक एंगल आपने यहाँ बना दिया और दूसरा एंगल आपने यहाँ बना दिया, ठीक है। तो ये आपके एक ही ओर होने चाहिए। तो एक आपका दे रखा है 2x + 15 और दूसरा आपका दे रखा है 3x - 20। तब हमें क्या निकालना है 4x + 60 डिग्री का हमें यहाँ पर मान निकालना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बहुत ईजी हो गया है क्वेश्चन। अब देखिए इसको हम यहाँ पर कैसे करेंगे, तो ये आपका देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2x + 15 बराबर 3x - 20। अब ये मैंने कैसे किया, जब भी जो आंतरिक कोण होते हैं समांतर रेखाओं के बीच, तो वो आंतरिक कोण आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को क्या लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे। तो ये आपका देखिए क्या हो जाएगा 2x, आप एक काम करिए 2x को इधर पहुंचा दीजिए और 20 को इधर लाइए, तो 15 + 20 बराबर ये क्या हो जाएगा x। 15 + 20 आपका 30 35 हो गया, ठीक है। तो x बराबर आपका आ गया 35। हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो 35 × 4 + 6 ये कितना हो जाएगा 4 पंजे 20, 2 4 3 12 13 14, 140 + 6 आपका 146 हो गया। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो गया। इसमें बस एक रूल यूज हुआ था, वो आपको याद रखना है कि किसी 2 समांतर रेखाओं का कोई लाइन जो है प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो आंतरिक कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर ये रूल नहीं पता होगा तो आप इस क्वेश्चन में फंस जाएंगे, इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रूल्स कुछ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक वृत्त आरेख में एक छात्र द्वारा गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों के केंद्रीय कोणों के क्षेत्रों को दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वृत्त आरेख है, तो मैंने यहाँ पर एक वृत्त आरेख बना लिया है। सही नहीं बनाया, मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये आपका कुछ ऐसा वृत्त आरेख है। कितने सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट हैं आपके, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक। 1
2 3 4 5, ठीक है। पहला है आपका मैथ्स में उसका देखिए क्रमशः दे रखे हैं आपके, ठीक है। तो मैथ्स में आपके 90 हैं, तो मैं यहाँ पर इसको शॉर्ट से एम लिख देती हूँ, ठीक है। और विज्ञान यानी कि साइंस में आपके 80 हैं, तो साइंस को मैं SC से डिनोट कर रही हूँ। फिर आपका यहाँ पर क्या है, SST में कितनी है आपके 65 डिग्री। एक बात ध्यान रखना, ये सभी आपके डिग्री में दे रखे हैं, ठीक है। ये आपका SST हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर हिंदी है, हिंदी में आपके यहाँ पर 75 है, तो ये आपको मैं H से डिनोट कर देती हूँ। इंग्लिश में आपके इंग्लिश में आपके 50 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो चीज़ आपको समझनी है, पहले ये देखते हैं हमें निकालना का, यदि छात्र द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 हैं, यानी कि टोटल अंक हमें 540 से रखे हैं, तो गणित और अंग्रेजी में उसको द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर बताना है। यानी कि उसने मैथ्स में कितने मार्क्स गेन किए हैं वो, अंग्रेजी में कितने गेन किए हैं वो, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब यहाँ पर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये इसके मार्क्स तो डिग्री में दे रखे हैं, है ना, तो हम इसको मार्क्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसको बहुत ईजी तरीका होता है, ये जो वृत्तारेख है ना, इसको हम पाई चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये वृत्तारेख होता है, ये पूरे अगर मैं बात करती हूँ तो इसका पूरे का जो केंद्रीय कोण होता है वो आपका होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर अटैक करेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, तो गणित विषय में देखिए गणित में कितने डिग्री मार्क्स लाया है वो 90 डिग्री, तो डिग्री के नीचे डिग्री ही आएगा। तो 90 डिग्री उसने कितने में से प्राप्त किए हैं, 360 में से, क्योंकि पूरा हमारा ये जो होता है ना ये 360 का होता है। और क्योंकि हमें मार्क्स में कन्वर्ट करना है तो हमें कुल अंक कितने दे रखे हैं, 540। तो 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 3 54, तो ये 45 से कट जाएगा, 45 दूनी 90, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 5 15, 1 4 12 1 13, 135, ठीक है। तो मैथ्स में मिल गए 135 नंबर। उसको इंग्लिश में देख लेते हैं, ऐसे इंग्लिश में निकालने देखिए इंग्लिश में कितने नंबर है उसके, इंग्लिश में यहाँ पर उसको 50 नंबर मिले हैं, ठीक है। 50 डिग्री कितने में से, 360 में से, टोटल कितना है 540। 0 से 0 कैंसिल, 18 दूनी 36, 18 3 54, और ये 2 25 से कट जाएगा, 25 दूनी 50, 25 3 75, तो ये आ गया आपका 75। बस इसको माइनस करना है, तो 135 में से 75 माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 5 के 0, 13 में से 7 के 6, 60 मार्क्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिफरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर मैं एक पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लेती हूँ। PQRS, PR और QR जिसके विकर्ण है PR और QR, तो ये PR एक डायगोनल हो गया विकर्ण, एक आपका QS हो गया, है ना। ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी कि ये आपका जो यहाँ ये काटते हैं उसका नाम है बिंदु O। OP हमें दे रखा है x+7, OP हमें दे रखा है x+7, OQ दे रखा है x+22, यानी कि ये दे रखा है हमें x+22। OR 20 है, OR यानी ये हमें 20 दे रखा है, OS 16 है, यानी कि ये हमें 16 दे रखी है, ठीक है। तब हमें निकालना है 7/+5 का मान। तो सबसे ईजी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको जो बात समझनी है वो ये है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है बिंदु O पर, तो यहाँ पर ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये वाली भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x+7 बराबर 20, x बराबर क्या हो जाएगा, 20 में से 7 गया आपका 13, ठीक है। इसी प्रकार ये समद्विभाजित करेगा इसको, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में डिवाइड करना, तो x+y बराबर हो जाएगा 16। x की वैल्यू हमने 13 निकाल रखी है, तो 16 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो y = आ गया 3, और यही हमें निकालना था, है ना। तो y = 3 हम यहाँ पर रख देते हैं, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो 7 × 3 + 5, 7 आपका 21, 21 और 5 आपका 26, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x वह न्यूनतम संख्या है जिसे 955 में जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो 3x + 2 का मान निकालिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। तो देखिए यहाँ पर 955, ठीक है, इसमें हमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग कब बनेगी, यानी परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी। जैसे 25 आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, ये 5 का, ठीक है। 16 आपका क्या है, एक पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 4 का, है ना। तो इसी तरीके से आपको ये फाइंड करना है। तो देखिए इसके आसपास की वैल्यू हम देखते हैं, तो देखिए 30 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 30 का स्क्वायर आपका होता है 900, ठीक है। 31 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 31 का स्क्वायर आपका होता है 961, ठीक। अब यहाँ पर ये देखिए 955 है, ये यहाँ पर 31 का स्क्वायर 961 है, यानी कि 955 में अगर मैं देखिए ये 955 है, 961 है, हमसे क्या कहा जा रहा है, कितना जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पर मैं 55 में कितना जोड़ दूँ कि 61 हो जाए, तो 56 57 58 59 60 61, यानी कि अगर मैं इसमें 6 जोड़ देती हूँ तो 961 हो जाएगा। और 961 हमारा एक पूर्ण वर्ग है, और कितने का वर्ग है, ये 31 का वर्ग है, ठीक है। तो 6 जोड़ना है हमें, ठीक है, कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है, तो x बराबर हमारा 6 हो जाएगा, ठीक। x बराबर 6 हम यहाँ पर रख देते हैं, तो 3 × 6 + 2, 6 3 18, 18 और 2 20, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB पर एक बिंदु D इस प्रकार है, तो यहाँ पर हम एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं ABC। तो मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया ABC, इस पर बिंदु D इस प्रकार है, किस पर है, भुजा AB पर है D, तो हम भुजा AB पर ही बिंदु D लगाएंगे। यहाँ पर CD कोण ACB का समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, कौन, CD, किसको, कोण ACB को। तो कोण ACB हमारा ये है, देखिए इसको इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये अलग हो गया, ये वाला कोण और ये वाला कोण अलग हो गया, है ना।
यदि एंगल ए बराबर 50 है, यानी कि ये वाला हमें 50 दे रखा है, और एंगल बी 70, यानी ये वाला एंगल हमें 70 दे रखा है, तो ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया। अभी मैंने आपको बता रखा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 50 है, ये 70 है, तो ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, है ना। तो 50 + 70, ये वाला एंगल मैंने पूरा x मान लिया, प्लस x बराबर 180, ठीक है। तो x बराबर 180, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 आएगा, 120 इसमें से घटा देंगे, ठीक। कितना आ जाएगा 60, x इक्वल टू आ गया 60, क्योंकि ये समद्विभाज्य कर रहा है, ठीक है। तो ये 30 हो जाएगा और ये वाला भी 30 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन और इजी हो गया। ये हमें 50 मिल गया, ये हमें 30 मिल गया, ये वाला हमें निकालना है। तो हम त्रिभुज ADC में फिर से वही रूल लगा देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 50 + 30, मैंने इसको मान लिया त्रिभुज D को 22, प्लस 22 बराबर 180, ठीक है। 50 और 30 आपका 80 हो गया, तो 22 बराबर 180 माइनस का 80, 180 में से 80 जाएगा, 100 बचेगा। तो यानी कि 22 हमने एंगल डी को माना था, यही हमसे निकलवा रहा है AD। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर पहले एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ चतुर्भुज का नाम नहीं दे रखा है, तो हम ऐसे ही एक चतुर्भुज ड्रॉ कर लेंगे। ABCD, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते जाएंगे, ठीक है। BC हमें कितना दे रखा है 48, CD कितना दे रखा है 17, AD कितना है 40, और क्या दे रखा है एंगल A और एंगल B बराबर हैं, जो कि 90 डिग्री है। तो ये भी 90 है और ये भी आपका 90 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, यानी इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप हमें दे रखा है, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, उसकी चारों भुजाओं का योग। ये 3 साइड हमें दे रखी है, चौथी नहीं दे रखी है, तो चौथी हम इसकी सहायता से निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको अभी x मान लिया, तो x मान के करेंगे तो x + 17 + 90 + 40, और परिमाप हमें ऑलरेडी दे रखा है 120, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये 120 और इन सभी को हम ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 105, तो माइनस का 105, ठीक। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15। तो ये वाली साइड हमें पता चल गई ये कितनी है 15। अब देखिए हम इसको कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को निपटाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका एक मैंने यहाँ पर ट्रायंगल जो है डायगोनल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस चतुर्भुज में। तो जब मैं इस डायगोनल को ड्रॉ करूंगी तो इसकी सहायता से देखिए हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दे नहीं रखा, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें पर्टिकुलर नाम दिया होता समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो हम क्षेत्रफल निकाल लेते, लेकिन यहाँ नाम नहीं दिया तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज हमें ये दिख रहा है, ठीक है, ABD, दूसरा त्रिभुज हमें BCD दिख रहा है। इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, इस वाले त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो हमारा पूरे चतुर्भुज का एरिया आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम ABD का निकालेंगे, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 40, हाइट कितना है 15, तो 15 × 40, ठीक है। 2 से कट जाएगा 20 बार, 15 दूनी 30, ये आपका आ गया 300। अब इस वाले त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 90 × 17, ठीक है। ये आपका 45 से कट गया, 45 दूनी 90, और 45 का हम करेंगे 17 में मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉरी 48 है आपका यहाँ पर, 48 × 17 है आपका, एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पर 48 है, ठीक है, 90 नहीं है 48 है, ठीक। तो 48 आपका 24 से कटेगा, ठीक है। तो 24 × 17 आपको करना है, 24 × 17 जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 408। अब हमें निकालना क्या है, इन दोनों को जोड़ लेना, ठीक है। जब जोड़ देंगे तो पूरा हमें चतुर्भुज का एरिया मिल जाएगा। तो 408 में हम 300 जोड़ेंगे तो ये आपका 708 हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट होने वाला है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपका यहाँ पर जो एग्जाम में ऑप्शन दे रखे हैं 720, 750, 660, 690, यहाँ पर तो 708 का ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये मेरे हिसाब से यही तरीका होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और 720, 750 ये किसी भी तरीके से हम ये आंसर नहीं ला सकते, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको जैसे अगर हमें नहीं दिया है आंसर तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा आंसर आ रहा है उसके नियर बाई देखते हैं। तो 708 जो है किसके ज़्यादा करीब है, तो वो आपका जो है 720 के ज़्यादा करीब है, इसलिए हम जो है ऑप्शन नंबर 1 इसको करेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका एक भी आंसर इसमें से नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड ने भी आपका यही आंसर यहाँ पर करेक्ट माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एज वाला है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल होते हैं ये क्वेश्चन। अरुण वरुण से 3 साल बड़ा है, ठीक है। तो ये आपका अरुण हो गया, ये आपका वरुण हो गया। अरुण वरुण से 3 साल बड़ा है, तो अरुण मैंने x मान लिया, ठीक है। अब वरुण से 3 साल बड़ा है, सॉरी मैं वरुण को x मान लेती हूँ, ठीक है। वरुण से 3 साल बड़ा है अरुण, तो x + 3 हो जाएगा। अरे आप 2 साल के हो, ठीक है, आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है, तो उसमें ऐड ही तो करोगे 3, तो आपका 5 साल उसका हो जाएगा। इसी प्रकार हमने इसको x माना है, तो ये x + 3 इसकी उम्र हो जाएगी, ठीक। 8 साल पहले मतलब माइनस करोगे, ठीक है। 8 साल बाद मतलब प्लस करोगे, ठीक है। तो 8 साल पहले अरुण की आयु, 8 साल पहले, तो अरुण की आयु अभी कितनी है x + 3, 8 साल पहले हम करेंगे तो कितनी हो जाएगी x + 3 - 8। अरुण की आयु का 5/6वां भाग, तो 5/6, वरुण की आयु के 3/5वें भाग से 6 वर्ष अधिकता, तो ये कितना हो जाएगा बराबर वरुण की आयु। तो वरुण की आयु कितनी है 8 साल पहले, x - 8 हो जाएगी, ठीक। इसके 3/5 भाग से 6 वर्ष अधिकता, यानी कि 6 जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। तो ये 3 में से 8 गया तो माइनस का 5 बचेगा, इंटू ये आपका 5/6 हो जाएगा, ठीक। इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये आपका माइनस का x - 8 इंटू 3/5
बराबर में 6 हो जाएगा। तो ऐसा किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर 1 सेकेंड कलर चेंज करके आपको दिखा देती हूँ कौन सा आंसर यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर x माइनस 5 इंटू 5/6 इसमें है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, x माइनस देखिए x माइनस 5/6 माइनस का 3/5 x माइनस 8 इक्वल टू 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आपका किस पर बेस्ड है? ये आपका बॉड मास रूल पर बेस्ड है। अगर आपने बॉड मास रूल पढ़ा होगा तो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ठीक, बॉड मास रूल क्या कहता है? पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ऑफ, अगर ऑफ लगाए उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? डिवाइड को सॉल्व करेंगे। डिवाइड के बाद हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को सॉल्व करते हैं, फिर घटाव को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर ब्रैकेट तो आपका है नहीं, ना ही हम मुझे ऑफ दिख रहा है। सबसे पहले हम अटैक करेंगे डिवाइड पर। ठीक, तो 52 इंटू 3 डिवाइड अपॉन में 4 हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक, प्लस ये देखिए अंडर रूट, यानी कि 441 किसका वर्ग होता है? 21 का होता है, तो 21 बट्टे में आपका 7 आ जाएगा, इंटू में आपका 3 हो जाएगा, प्लस 5 माइनस 32 बट्टे 8, यानी 8 चौक आपको हो जाएगा 32, तो ये आपका आ जाएगा 4, और 12 चौक 48, तो हम इसको लिख देंगे 48। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ये आपका कट जाएगा 13 बार, 13 चौक होता है 52, और 13 3 39, ये आपका 39 हो गया, प्लस 7 से 21 कट जाएगा 3 बार, 3 3 आपका 9, प्लस 5 माइनस का 48। ठीक है, अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 9 5 आपका हो गया 14, 14 और 39 आपका हो जाएगा यहाँ पर 53, 53 माइनस का 40, सॉरी ये 48 है आपका। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13 में से 8 गया आपका आ गया 5, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन ये तो बहुत ईजी था, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थे सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। यकीन मानो बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका एग्जाम आता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से करते हो, मैथ्स पेपर 2 के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। ठीक है, आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। ठीक, इसके बारे में मैं आपसे कह रही थी स्टार्टिंग में कि मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, एक टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बना दी, जैसे परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मैंने पहले आपको समझाया है, और फिर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे, ऐसे ही आपका हर एक टॉपिक मैंने कवर कर रखा है, वो प्लेलिस्ट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने हर कोई आपको प्रोवाइड कर रखा है, वो है, और ये लेटेस्ट वाला मैंने आपको आज सॉल्व करवा दिया। और कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। बाकी मैथ्स पेपर 2 की मैं आपको क्वेश्चंस कुछ ला करके प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।